नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन है। खट्टी गैस प्राकृतिक गैस है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। मीठी गैस एक प्राकृतिक गैस है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन की कोई भी नहीं। तो इसके संदर्भ में पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों ही सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, एक, दो और तीन। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की तो यह एक जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में बनता है। इसमें कई अलग अलग प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। हालांकि इसका सबसे बड़ा घटक मीथेन है जिसे CH4 के रूप में हम जानते हैं। इसमें CH4 के अलावा कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं जिसमें प्राकृतिक गैस लिक्विड के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जल वाष्प भी पाया जाता है। इस गैस की संरचना के आधार पर इसको खट्टी प्राकृतिक गैस अथवा मीठी प्राकृतिक गैस के रूप में वर्णित किया जाता है। मीठी प्राकृतिक गैस के तहत हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम या नहीं के बराबर होता है और खट्टी प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है क्योंकि भारत में अनलॉक प्रक्रिया के बाद फिर से ईंधन की मांग बढ़ी है जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की मांग में पुनः वृद्धि देखी गई है। जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निर्माण की तो इसका निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले से ही देखा जाता है जिसके तहत पौधे और जानवरों के अवशेष पृथ्वी की सतह यानी समुद्र तल आदि पर मोटी परतों के रूप में जमा होते रहते हैं और इनके साथ ही विविध प्रकार की रेत और कैल्शियम कार्बोनेट आदि भी मिश्रित होता रहता है। समय के साथ यह रेत और नीचे दबती जाती है और इससे पड़ने वाले दबाव और गर्मी से आगे चलकर यह सामग्री कोयले, तेल या प्राकृतिक गैस में बदल जाती है। इस प्रकार से इसको जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। तेल और गैस के इस अन्वेषण को तीन महत्वपूर्ण शब्दों के रूप में भी जाना जाता है जिसमें अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अपस्ट्रीम का संबंध तेल और गैस के उत्पादन और अन्वेषण से है जिसके तहत तेल व गैस को जमीन से निकाला जाता है। मिड स्ट्रीम के तहत इसमें ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज यानी परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है जिसके तहत अन्वेषण के बाद इनके उत्पादन के पश्चात इनको हजारों मील आगे ले जाया जाता है विभिन्न स्थानों तक। उसके बाद इसमें डाउन स्ट्रीम की प्रक्रिया देखी जाती है जिसके तहत इस प्रकार के कच्चे तेल और गैस आदि से विविध प्रकार के उत्पादों का निर्माण और अंतिम रूप से उसका प्रयोग शामिल है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के साथ ही विविध प्रकार की औद्योगिक इकाइयां भी इसके तहत कार्य करती हैं जिसमें ONGC के साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड आदि महत्वपूर्ण हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए नहीं अपितु केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। विकल्प है केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 3 और 5 कि 1, 2, 3, 4 और 5। जब हम बात करते हैं ऐसे मौलिक अधिकारों की जो विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है अपितु केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं तो उसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 29 को भी शामिल किया जाता है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3 और 5। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होता है। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर बल दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 28 शत्रु एलियंस को छोड़कर नागरिक और विदेशी दोनों के लिए ही उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है जो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता की बात करता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा से सही हैं अनुच्छेद 23 न केवल राज्य अपितु गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध भी एक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। भारत ने राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है। आपके समक्ष विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में दोनों ही कथन जो हैं वह आपके सही हैं और आपका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। जब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 की, तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में व्याप्त है, जिसके तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से बेगार और मानव तस्करी पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है और इसके माध्यम से मानव तस्करी निषेध के साथ ही वेश्यावृत्ति और गुलामी आदि की प्रथाओं को भी रोकने का प्रयास किया जाता है। आज के द हिंदू अखबार में मानव ट्रैफिकिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है जो इस अनुच्छेद को काफी महत्वपूर्ण बना देती है। इसी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ कन्वेंशन यानी UNTOC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे पालेर्मो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का एक बहुपक्षीय संधि है जिसे 15 नवंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था और भारत इसमें 12 दिसंबर 2002 को शामिल हुआ था। इसके माध्यम से न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी पर रोक लगाए जाने की बात कही जाती है, साथ ही साथ यह हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग आदि पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाने का एक सकारात्मक प्रयास है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित एक देश है। यह काकेशस क्षेत्र का एक हिस्सा है जो पश्चिम में काला सागर से घिरा है। यह उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से घिरा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित देशों में से किसकी चर्चा की गई है? तुर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया की आर्मीनिया। तो इसके संदर्भ में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, जॉर्जिया। आप मानचित्र में जॉर्जिया की स्थिति को भी देख सकते हैं जो एक ओर तो काला सागर से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके सीमावर्ती देशों में रूस, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान आदि काफी महत्वपूर्ण हैं। आज के द हिंदू अखबार में जॉर्जिया से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसके तहत भारत द्वारा एक समारोह के माध्यम से जॉर्जिया को सेंट क्वीन केतेवन का पवित्र अवशेष सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि सेंट क्वीन केतेवन 17वीं शताब्दी की एक जॉर्जियाई रानी थी जो ईरान के शिराज में शहीद हो गई थी। इनके अवशेषों को 1627 में गोवा पुर्तगालियों द्वारा ले जाया गया था। इनके अवशेषों की पहचान 2005 में CSIR द्वारा की गई और उसके बाद से ही जॉर्जिया सरकार द्वारा काफी लंबे समय से यह अनुरोध किया जा रहा था कि क्वीन केतेवन के अवशेषों को जॉर्जिया लाया जाना चाहिए। इससे पहले सितंबर 2017 में अवशेष लगभग एक साल के लिए जॉर्जिया भेजे गए थे। हालांकि 2018 में वह भारत वापस आ गए थे। अब भारत द्वारा जॉर्जिया को ही इन्हें सौंप दिया गया है जो निश्चित ही भारत और जॉर्जिया के बीच के संबंधों को बेहतर कर सकता है। अब हम यूपीएससी के पूर्व ईयर के प्रश्न को देख लेते हैं। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों की ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में पहला कथन तो सही है, दूसरा हमारा कथन गलत है और इसके आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। जब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की तो ये 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन था, क्योंकि गुजरात का खेड़ा लगातार गरीबी के साथ ही अन्य विविध प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था। 1917-18 में गुजरात प्लेग के साथ ही अकाल, सूखा और अन्य प्रकार की समस्याओं से भी ग्रस्त था। हालांकि इसके बावजूद ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा 1917-18 में करों में 23% की वृद्धि कर दी गई, जिसके संदर्भ में खेड़ा के किसानों द्वारा
द्वारा भू राजस्व उगाही को स्थगित किए जाने के संदर्भ में आंदोलन को चलाया गया। गांधी जी द्वारा उनकी मांग का समर्थन किया गया। हालांकि यह संघर्ष पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन सरकार कम से कम भुगतान न करने वाले किसानों की संपत्ति को जब्त नहीं करने के लिए सहमत हुई और इस रूप में इसे सफल माना जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध पीड़ितों की पहचान जाहिर न किए जाने के प्रश्न से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ और ट्रायल न्यायालयों को यह निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा मामलों का निस्तारण करते समय यौन अपराधों से संबंधित पीड़ितों की पहचान को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक निर्णय के संदर्भ में आया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना निर्णय देते समय पीड़िता की पहचान को जाहिर कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में आगे से सावधानी बरतने की बात को कहा है। भारतीय विधि व्यवस्था में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 228 ए में इसके तहत बात कही गई है, जिसके माध्यम से बलात्कार पीड़ितों से संबंधित पहचान और अन्य विवरणों को प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई गई है, जिसके माध्यम से उनकी पहचान को जाहिर नहीं किए जाने पर बल दिया जाता है। हालांकि अनेक बार न्यायिक निर्णयों में इसका पालन नहीं होता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब इसके संदर्भ में निर्देश को जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टाराजा वाद में भी इसके संदर्भ में निर्देशों को दिया था, जिसके तहत पीड़िता की पहचान ना जाहिर किए जाने पर बल दिया गया था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के तहत हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में यौन अपराधों के संदर्भ में भी पीड़िता पर ही सारा दोष डाला जाता है और इसके तहत यौन अपराध पीड़िता का ही सामाजिक उत्पीड़न देखा जाता है और अनेक बार हम इसके बहिष्कार को भी देखते हैं। इन कुप्रथाओं के चलते ही अब सुप्रीम कोर्ट यौन अपराध पीड़िताओं के सामाजिक उत्पीड़न और बहिष्कार निवारण का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत बलात्कार आदि मामलों में जिस प्रकार से पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, इसके निवारण के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों में पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के स्थान पर उसे पीड़िता के रूप में ही वर्णित किए जाने पर बल दिया है, जो आगे चलकर इस प्रकार की कुप्रथा और मानसिक विकृति को दूर करने में सक्षम हो सकता है। यह उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस प्रकार के यौन अपराधों के संदर्भ में पीड़िताओं को न्याय दिलाने के साथ ही उनके प्रति मानसिक प्रवृत्ति को बदलने में भी सहायक साबित हो सकता है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।